नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मार्केट की चक्कर व्यू में आपका स्वागत है। इस समय स्टॉक मार्केट में IPOs की बारिश हो रही है और उसी बारिश में एक जो बड़ा नाम सामने हो रहा है HDFC फाइनेंशियल सर्विस का, जो कि मार्केट से 12,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी NBFC कंपनी है। इससे पहले जो IPO आया था वो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जो कि 6,500 करोड़ का था। लेकिन ये बिल्कुल उसके भी अपोजिट है, 12,000 करोड़ रुपए का IPO है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये HDFC बैंक की ग्रुप की कंपनी का है। जैसे HDFC बैंक की और भी ग्रुप की और भी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, जैसे HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC एसेट मैनेजमेंट। और उसके बाद जो ये कंपनी लिस्टेड होगी HDFC फाइनेंशियल सर्विस। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या बनाती है, कैसे काम करती है। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस का क्या संबंध है आपस में। और हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हम आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए आपको दोस्तों वीडियो में पूरा बना रहना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को चलो दोस्तों, हम अब बात करते हैं HDFC फाइनेंशियल सर्विस है क्या। यह नॉन डिपॉजिट टैकिंग NBFC है, जो कि सरल भाषा में समझा जाए तो यह लोगों को डिपॉजिट प्रदान नहीं करती है, लोन को डिपॉजिट प्रोवाइड नहीं करती है, लोन प्रोवाइड करवाती है। इसमें लोन की 3 कैटेगरियां आती है। जैसे कि उसमें अगर फर्स्ट कैटेगरी की तो बात की जाए, उसमें बिजनेस लोन है, जो कि रिक्सी नॉन रिक्सी दोनों में ही प्रोवाइड करवाती है। और अगर दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो एसेट फाइनेंस है, जिसमें जैसे कार लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन वगैरह आदि प्रोवाइड करवाती है। और तीसरी कैटेगरी की बात की जाए कंज्यूमर फाइनेंस, जिसमें टीवी, फ्रिज आदि वगैरह जो भी हमारी आवश्यक वस्तुएं होती है, जिन छोटी चीज़ें होती है। अगर दोस्तों बात की जाए तो यह HDFC बैंक का ही एक हिस्सा है, जिसमें HDFC बैंक का 94.6% का हिस्सेदारी इसमें है। तो हम बात करें HDFC फाइनेंशियल सर्विस की और HDFC बैंक की संबंध की, तो इसमें जो HDFC बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है और 94.6% का हिस्सा HDFC बैंक का ही है। और यह HDFC बैंक का ही एक हिस्सा है, ऐसा मान सकते हैं हम इसको। सर्वप्रथम यह कंपनी 4 जून 2007 को इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और इस कंपनी को अब तक 17 साल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि 17 साल में कंपनी ने क्या अचीव किया है। अगर इस कंपनी का AUM देखा जाए, एसेट अंडर मैनेजमेंट 98,000 करोड़ का है। कर्मचारी की बात की जाए तो 60,000 कम एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं और 175 लाख करोड़ कस्टमर इस कंपनी के हैं। अगर हम बात करें अब प्रॉफिट और रेवेन्यू की, तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 83,000 करोड़ का था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा था। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 61 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी को हुआ है, जो कि अगर पिछले साल की बात की जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है। जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल है। दोस्तों NBFC कंपनी या बैंक की बात आती है तो वहाँ पे हमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी अनिवार्य हो जाती है। उसमें से जो सबसे पहले चीज़ है वो हमारी नेम। अगर हम नेम की बात करें तो नॉन एसेट मैनेजमेंट की बात करें, जो कि नॉन एसेट मैनेजमेंट होता है, जैसे कि कितना आया, कितना पैसा गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बैंक ने 10% के ब्याज पे पैसा उठाया और आपको 16% के ब्याज पे दिया, जो कि इंडस्ट्रीज में चौथे नंबर पर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब हम दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं। उसका नाम है कि फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि जो लोन कंपनी ने दिया है वो अब वापस नहीं आएगा, वो डूब चुका है पूरी तरीके से। तो उसका अगर रेशियो की बात की जाए तो वो रेशियो कंपनी का है, तो वो रेशियो अभी
0.63% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो वो दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का रेशियो कंपनी का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब ये कंपनी पैसा डुबाती बहुत ही कम है अगर तुलना की जाए और कंपनियों से। तो नंबर 1 पर बजाज फाइनेंस आती है, दूसरे नंबर पर ये वाली कंपनी आ जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी का आईपीओ इसी टाइम क्यों आ रहा है? तो आईपीओ इस टाइम लाना ही पड़ रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। अक्टूबर 2022 में एनबीएफसी कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई थी आरबीआई की। तो उसमें कहा गया था कि, सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ, उसमें कहा गया था कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं एनबीएफसी में, वो सब मार्केट में लिस्टेड होगी, क्योंकि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ये सब बड़े बड़े लोन भी कंपनियों को प्रोवाइड करने लग गए थे। तो इनको एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि सितंबर 2025 तक आपको मार्केट में लिस्टेड होना है। और इससे पहले बजाज फाइनेंस भी वहाँ पर, बजाज फाइनेंस का भी उसमें नंबर था, तो बजाज फाइनेंस भी मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और अब इनका नंबर है, तो ये भी इनको भी लिस्ट होना ही पड़ेगा आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। कंपनी लेके आ रही है 12,500 करोड़ का आईपीओ, जो कि जिसमें से 10 करोड़ ओएफएस होगा, कि जो भी कंपनी के फाउंडर हैं या शेयर होल्डर हैं उनको बेचने का मौका मिलेगा। वो 10,000 करोड़ की बिकवाली करेंगे और जो 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे वो कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा उन 2,500 करोड़ को। तो अगर इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक के 10 जो भी शेयर होल्डर हैं उनको 10% का कोटा मिलेगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एचडीएफसी बैंक का एक शेयर खरीद लेना है, ताकि आपकी हिस्सेदारी भी आ सके। अब हम आपको थोड़ा इनकरेट मनी के बारे में बताएंगे। या इनकरेट मनी एक ऐप है जिसके माध्यम से हम आईपीओ आने से पहले ही पर कंपनियों को खरीद सकते हैं। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। अब हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। पहले हम अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो यही है कि एचडीएफसी बैंक की जो इसमें हिस्सेदारी है 7.6% की, उसका जो इतना बड़ा हिस्सा है वही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक ब्रांड है और एक विश्वासजनक कंपनी है, तो उसका इसके पीछे होना एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। दूसरी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रूरल क्षेत्रों में जितने भी रूरल क्षेत्र है हमारे, साधारण भाषा में कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो ब्रांचेस है पूरे भारत में 1684, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ की और कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छी है। हमने वीडियो में आपको एनपीए और एनएम के बारे में भी बताया था, वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पर ही सारी डिपेंडेंट है कंपनी, और जो भी ऑर्डर्स इसको मिलते हैं वो सारे एचडीएफसी बैंक से ही इसको मिलते हैं। आगे शायद कंपनी और बैंकों से भी ऑर्डर लेना शुरू कर देगी। और दूसरा ये है कि आरबीआई की गाइडेंस काफ़ी चेंज होती है इस सेक्टर में, तो ये भी एक वीकनेस का कारण है। और एनपीए और आईएम नेम कभी भी इसमें बढ़ घट सकता है, ये भी एक वीकनेस का कारण रहता है इस सेक्टर का। और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर में, तो ये भी एक वीकनेस का कारण है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी इसका आईपीओ आए तो ज़रूर आईपीओ के लिए अप्लाई करें। एक तो दो चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई है, आसान तरीका। एक तो एचडीएफसी बैंक का शेयर आपको खरीदना है क्योंकि उसमें 10% का कोटा है, और दूसरा इनकरेट मनी पे आपको जाना है और वहाँ पे लॉगिन होना है। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां रहती है जिनका भी आईपीओ आने वाला है, उनके माध्यम से हम लिस्टेड होने से पहले भी वहाँ पे खरीद सकते हैं कंपनियों को। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप खरीदना है तो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस और एक्सपर्ट से ज़रूर पूछें, सेबी रजिस्टरों से ज़रूर पूछें, या फिर अपनी रिसर्च के माध्यम से